सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा भाई, आइएगा जल्दी से। अब हम स्टार्ट करते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो हम डाईहेड्रल एंगल के बारे में बता रहे थे आपको। हम पिछले लेक्चर में जो हमने स्टॉप किया था वो डाईहेड्रल एंगल से किया था, ठीक है ना। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मैं ये बता देता हूँ आपको इस चैप्टर से, जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हर बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार, मजाक में मत लेना इस पॉइंट को, हर बार यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन ये जो अब चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, मतलब जो मेरा लेक्चर अब स्टार्ट होने वाला है, इन लेक्चर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट JRF के अंदर, गेट के अंदर। हर बार मतलब कि मैंने जितनी बार देखा आया हूँ पेपर, मतलब एग्जाम दिया, उस बार मेरे को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, उस टाइम ये क्वेश्चन आए हैं। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, अब थोड़ा सीरियस हो जाना स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रति। सीरियस तो आप पीछे जो लेक्चर करवाए हैं उनसे ही हो जाना, मैं बता देता हूँ जो पीछे मैंने लेक्चर कराए उनसे ही सीरियस हो जाना, लेकिन अब जो करवाने वाला हूँ लेक्चर्स, उनसे आप थोड़े सीरियस हो जाओ। इन लेक्चर से आप थोड़े सीरियस हो जाना भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम क्या करा थे, डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल हम न्यूमैन प्रोजेक्शन से देख पा रहे हैं, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में डाईहेड्रल एंगल क्या होता है भाई, जब हम किसी भी 2 कार्बन के बीच के एंगल को बताते हैं, 2 कार्बन के बीच के एंगल को निर्धारित करते हैं, तो वो डाईहेड्रल एंगल होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक ये कार्बन है, एक पीछे वाला कार्बन है, इन दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में अगर एंगल देखूँ तो कितना है भाई, ये हाइड्रोजन नीचे, वो हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। कितना एंगल है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, 180 डिग्री एंगल का डिफरेंस है, और यहाँ पर 0 डिग्री एंगल डिफरेंस है। और आप एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पर डाईहेड्रल एंगल होगा, जनरली वहाँ पर हम सिग्मा डी को देखते हैं, सिग्मा डी को चेक करते हैं या नहीं। तो सुनिएगा, सिग्मा डी कब होता है और सिग्मा डी कब नहीं होता। तो सुनिएगा, अगर मेरा किसी कंपाउंड में सिग्मा डी है, सिग्मा डी हम किस चीज़ को बोलते हैं, सिग्मा डी किसको बोलते हैं ये भी बताऊंगा आपको। सिग्मा डी एक प्रकार से एक प्लेन है, डाईहेड्रल प्लेन, जिसको हम डाईहेड्रल प्लेन बोलते हैं। सिग्मा डी कैसा प्लेन होता है भाई, सिग्मा डी प्लेन के बारे में आप लिखिएगा, सिग्मा डी वो प्लेन होता है जो हमारा एक कुछ एटम को बाइसेक्ट करता है, और उसके बराबर में जो एडजेसेंट में जो C2 एक्सिस होती है उनको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। जब हम किसी डाईहेड्रल एंगल को अप्लाई करते हैं कहीं पे, तो डाईहेड्रल एंगल एक मॉलिक्यूल को जहाँ पे प्लेन पास होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, और खुद के जो उसके एडजेसेंट पे जो C2 एक्सिस है उनको रिफ्लेक्ट करेगा, उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस टाइप का होता है हमारा डाईहेड्रल एंगल। और सुनिएगा, जहाँ पर डाईहेड्रल एंगल होगा, वहाँ पर हमारा सिग्मा H नहीं होगा, और जहाँ पर सिग्मा H होगा वहाँ पर डाईहेड्रल एंगल नहीं होगा। और याद रखिएगा, जहाँ पर सिग्मा H होगा वहाँ पर डाईहेड्रल एंगल नहीं होगा, सिग्मा डी नहीं होगा। तो याद रखिए, पहले आपको क्या देखना है, सिग्मा H है या नहीं। अगर सिग्मा H है तो सिग्मा डी नहीं होगा, और सिग्मा H नहीं है तो सिग्मा डी होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सिग्मा H नहीं है तो सिग्मा डी होगा, ये जरूरी नहीं है, क्या पता ना हो। और सिग्मा कहीं पर क्या पता सिग्मा, मतलब मान लीजिए सिग्मा डी नहीं है तो सिग्मा H हो, जरूरी नहीं है कि सिग्मा डी नहीं है तो सिग्मा H होगा ही, ठीक है, जरूरी नहीं है। और सिग्मा H है तो सिग्मा डी होगा ही, मतलब सिग्मा H नहीं है तो सिग्मा डी होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये एक रूल है, ये कंडीशन है कि सिग्मा H होगा तो हमारा सिग्मा डी नहीं होगा, सिग्मा डी होगा तो सिग्मा H नहीं होगा, ठीक है ना। ये रूल है, कंडीशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस कंडीशन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिएगा, हम आपको क्या बताने वाले हैं भाई, देखिएगा। तो हम जनरली भाई सिग्मा डी हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ सिग्मा डी मेरे को किस में देखने को मिलता है। तो देखिए भाई, ये है मेरे पास कौन सी फॉर्म, ये है मेरे पास स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर मुझे सिग्मा डी देखने को मिलता है। स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर जब मैं यहाँ से एक प्लेन पास करता हूँ, यहाँ से, इसमें से, ये देखिए, इसमें से, इस टाइप से यहाँ से जाएगा एक प्लेन, ठीक है। कैसे, इसको अगर मैं समझूं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से अच्छे से समझ पाऊंगा। जैसे कि ये देखिए, मैं जब क्या करता हूँ, यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ये देखिए, ये C2 एक्सिस है, ये C2 एक्सिस, ये क्या C2 एक्सिस, ये दोनों क्या है, ये C2 एक्सिस है, ये भी C2 और ये भी मेरा C2, ठीक है ना। तो मैं जब यहाँ से एक प्लेन डालता हूँ, यहाँ से एक प्लेन डालता हूँ, तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट कर देता है, और इन दोनों C2 एक्सिस को, एडजेसेंट वाली C2 एक्सिस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इनने इसको तो बाइसेक्ट कर दिया, लेकिन जो एडजेसेंट पे, इसके एडजेसेंट पे, जो इसी कार्बन के जो एडजेसेंट पे क्या है भाई, जो हमारे C2 एक्सिस है उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसा प्लेन जो हमारे कुछ एटम को बाइसेक्ट करे और खुद के एडजेसेंट वाली C2 एक्सिस को,
C2 एक्सिस बोल रहा हूँ मैं, C2 एक्सिस को, तो ये C2 एक्सिस ही तो है ये देखिए C2 एक्सिस घुमाओगे तो एक टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या C2 एक्सिस, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर हम जब प्लेन पास करें तो कुछ एक एटम बाइसेक्ट हो और उसके उस एटम के जो एडजेसेंट पे जो C2 एक्सिस हो उनको रिफ्लेक्ट करे, ऐसा प्लेन, ठीक है, C2 एक्सिस को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, एडजेसेंट C2 एक्सिस को रिफ्लेक्ट करे, तो वो प्लेन हमारा सिग्मा डी प्लेन कहलाता है, वो प्लेन हमारा सिग्मा डी प्लेन कहलाता है। तो ये प्लेन कैसा भाई, ये हमारा सिग्मा डी है, मतलब कि इसमें हम सिग्मा डी देख सकते हैं, किसमें, स्टैगर्ड इथेन में, किसमें भाई, स्टैगर्ड इथेन में, किसमें, स्टैगर्ड इथेन में, हम स्टैगर्ड इथेन के अंदर, हम स्टैगर्ड इथेन के अंदर क्या देख सकते हैं भाई, हम लोग स्टैगर्ड इथेन के अंदर क्या देख सकते हैं, डाइहेड्रल एंगल को देख सकते हैं, ठीक है ना। स्टैगर्ड इथेन के अंदर डाइहेड्रल एंगल होता है, ठीक है भाई, हमारा जो स्टैगर्ड इथेन होता है उसके अंदर डाइहेड्रल एंगल होता है, ठीक है ना, याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ भाई, हमारा जो स्टैगर्ड इथेन है उसके अंदर डाइहेड्रल एंगल होता है, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिए, अब देखिएगा, अब क्या बता रहा हूँ, अब ये है एक्लिप्स फॉर्म, ये हमारा क्या है भाई, ये है मेरी एक्लिप्स फॉर्म, ये क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है, देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरी एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स, ठीक है, ये मेरी क्या है, एक्लिप्स फॉर्म। क्या एक्लिप्स फॉर्म में आपको C2 वो डाइहेड्रल एंगल दिखाई दे रहा है कहीं पर, नहीं है भाई, यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल नहीं है, यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल नहीं होता, हम एक्लिप्स फॉर्म में कोई डाइहेड्रल एंगल नहीं देख पाते, ठीक है ना, यहाँ पर कोई डाइहेड्रल एंगल नहीं होता, यहाँ पर मतलब डाइहेड्रल एंगल क्या है, यहाँ पर सिग्मा डी नहीं होता, यहाँ पर सिग्मा डी हमें नहीं मिलता, ठीक है ना, सिग्मा डी नहीं होता। और यहाँ पर जो एंगल होता है दो कार्बन के बीच में जो एंगल देखा जाता है वो कितना होता है, 0 डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, तो याद रखिएगा। तो लीजिए भाई, ये मैंने आपको डाइहेड्रल एंगल के बारे में कुछ एक बातें बता दी हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद भाई रिएक्ट करा दिया मेरे एक अल्कीन को, किसके साथ, मैंने मेरे एक अल्कीन को रिएक्ट करा दिया किसके साथ, OSO4 के साथ, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। और जनरली मेरा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है भाई, मेरा जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है किस चीज़ की, सिस डाइऑल की, किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है भाई, ये फॉर्मेशन करता है सिस डाइऑल की, जो मेरा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो सिस डाइऑल की फॉर्मेशन करता है, सुन लीजिए ध्यान से, जो मेरा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो सिस डाइऑल की फॉर्मेशन करता है। और सभी को पता है आपको कि सिस डाइऑल जो है, और ये सिस डाइऑल जो है यहाँ पर कोई सिग्मा डी होता नहीं, सिस डाइऑल में तो नहीं होता, तो इसीलिए मुझे इसे एंटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसके 180 मतलब कि मेरे को इसका कोई भी एक कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन मैंने 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया, मान लीजिए ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये OH, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब मैं देख सकता हूँ इस OH ग्रुप और इस OH ग्रुप के बीच में कितना एंगल है भाई, 180 डिग्री एंगल है, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, सिग्मा डी प्रेजेंट है, अब इस स्ट्रक्चर में सिग्मा डी होगा भाई, देख लीजिए, बेशक से आप नहीं हो तो देख लीजिए, सिग्मा डी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको सिग्मा डी किस प्रकार है। यहाँ पर ये क्या OH, ये देखिए, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ये देखिए C2 है, बिल्कुल है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी C2 है, तो मैं यहाँ से एक बाइसेक्शन, मैं यहाँ से जब इसको कट करूँगा तो देखिए ये एक ऐसा प्लेन है जो कि दो C2 एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा डी है भाई, इसमें सिग्मा डी हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें सिग्मा डी नहीं है, इस वाले में सिग्मा डी नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है भाई, ये देखिए OH, CH3 और ये हाइड्रोजन, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ठीक है ना, तो कहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा डी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे लगाओगे, यहाँ पर क्या C2 एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पर C2 एक्सिस है, क्या ये C2 एक्सिस है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं है, C2 एक्सिस है ही नहीं, C2 एक्सिस ये, तो यहाँ पर C2 एक्सिस नहीं है, तो सिग्मा डी कैसे होगा, ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं अगर आपसे एक बात पूछूँ कि यहाँ पर क्या यहाँ पर आप सिग्मा एच प्रेजेंट है, तो सिग्मा एच भी नहीं है, यहाँ पर सिग्मा एच भी प्रेजेंट नहीं है। क्या आप यहाँ पर बता सकते हो कि सिग्मा एच है या नहीं, बताइए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर सिग्मा एच है तो बताइए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर सिग्मा एच है भाई, तो बताइए मेरे को, सिग्मा एच प्रेजेंट है अगर मैं आपको बोलूँ तो आप क्या बताओगे, सिग्मा एच है या नहीं,
देखिए ये OH, ये मेरा बैक वाला OH, ठीक है ना, ये मेरा CH3, ये मेरा CH3, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ये है, अगर मैंने यहाँ से एक क्या करा, मैंने यहाँ से एक प्लेन मतलब ये एक्सिस पास की, और इस एक्सिस पे मैंने क्या करा, इसको मैंने इसको कितने पे रोटेट कराया भाई, 20 डिग्री एंगल पर। मैंने इसको 20 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, दोनों कार्बन को। ये जो कार्बन है ना, ये पूरी एक एक्सिस मैंने पास की, पूरी एक्सिस, और पूरी एक्सिस से मैं 120 डिग्री एंगल पर इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो देखिए आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं देखिए बिल्कुल कर रहे हैं भाई, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने इसको 120 डिग्री कंप्लीट को रोटेट करा दिया, तो क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, ये देखिए ये बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन के आएगा मेरा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ये CH3 और ये CH3, ये वाला स्ट्रक्चर मेरा बन के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो देखिए जब मैंने इसको कंप्लीट क्या कराया, रोटेट, कंप्लीट एक एक्सिस डाल के रोटेट कराया, तो देखिए आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अभी भी आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसमें C3 एक्सिस, C3 कौन सा है, Y एक्सिस, ये मेरा C3 जो अप्लाई किया वो कौन सा है, Y एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पर एक प्लेन पास कर दिया, इसके बीच में एक प्लेन पास कर दिया। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने इसके बीच में एक प्लेन पास किया, तो देखिए यहाँ पर ये आपस में क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे आपस में भाई। ये CH3 से रिफ्लेक्ट कर रहा था, OH से रिफ्लेक्ट कर रहा था, और HH से रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैंने कैसा प्लेन डाला, मैंने कौन सा प्लेन डाला भाई, मैंने YXZ डाल दिया, सिग्मा XZ, मैंने सिग्मा XZ वाला प्लेन डाल दिया, सिग्मा XZ। मैंने इसके ऐसे सिग्मा XZ प्लेन पास कर दिया, कहाँ पर, इसके बीच में भाई, इसके बीच में ऐसे मैंने सिग्मा X प्लेन पास कर दिया। मतलब ये इस बॉन्ड को कट कर रहा है, जो इस सिग्मा बॉन्ड को कट कर रहा है, ना इसको किसी को भी कट नहीं कर रहा, वो ओनली सिग्मा D को कट कर, मतलब सिग्मा किसको, वो सिग्मा, ये सिग्मा प्लेन है जो इसको कट कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो वो प्लेन मेरा सिग्मा H होता है। एक ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वहाँ पर बाइसेक्ट होने के बाद मेरी सभी चीज़ें आपस में रिफ्लेक्ट कर रही हो, तो वो प्लेन सिग्मा H होता है। तो यहाँ पर सिग्मा H होगा या नहीं, बिल्कुल होगा भाई। कैसे, जब मैंने एक में C3 एक्सिस प्लेन पास किया, तो जब मैंने इस बॉन्ड को कट किया, तो ऐसा प्लेन जो एक किसी चीज़ को बाइसेक्ट करे और सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे आपस में। तो देखिए यहाँ से प्लेन किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया इस बॉन्ड को, और ये सभी चीज़ें आपस में फिर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो भाई कोई ऐसा प्लेन जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर प्लेन हो, मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा कोई प्लेन हो, तो वो सिग्मा H प्लेन कहलाता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है भाई, यहाँ पर मेरी C3 एक्सिस जो है, C3 एक्सिस, उस C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसा सिग्मा H प्लेन है जो कि प्लेन पास आउट होने के बाद ये सभी चीज़ें आपस में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर सिग्मा H है, यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर सिग्मा H प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। आपको कहीं पर ये भी पता लगेगा ये एक मोलिकुलर प्लेन होता है। जनरली ये मोलिकुलर प्लेन हम किस चीज़ को बोलते हैं, आप ये मोलिकुलर प्लेन सिग्मा डी सभी ग्रुप थ्योरी में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। ग्रुप थ्योरी में सारा चीज़ पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मोलिकुलर प्लेन और मोलिकुलर प्लेन कौन सा होता है, जो सभी मोलिक्यूल को बाइसेक्ट कर दे, आपस में सभी को बाइसेक्ट कर दे, ठीक है ना। जहाँ से पास हो उन सभी चीज़ों को बाइसेक्ट करे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए भाई, तो ये हो गया भाई, डाईहेड्रल एंगल हो गया, ठीक है ना। अब क्या है भाई, डाईहेड्रल एंगल के बाद अब यहाँ पर क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है और ये पिटचर स्ट्रेन होता है, इसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन या पिटचर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड पिटचर। तो जो हमारा जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है ना, टॉर्सनल स्ट्रेन वो आखिरकार क्या होता है ये बताइए। जो हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, जो हमारा पिटचर स्ट्रेन होता है, वो क्या होता है बताइए भाई। तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। जो मेरा टॉर्सनल स्ट्रेन होता है और जो मेरा पिटचर स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, जब हम स्टैगर्ड और जो ये एक्लिप्स फॉर्म पढ़ते हैं ना साहॉर्स में, तो इनके बीच में एक्लिप्स फॉर्म में आप क्या स्टडी करते हो कि यहाँ पर जो एक्लिप्स फॉर्म होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ये स्टडी करते हो ना। तो टॉर्सनल स्ट्रेन और जो पिटचर स्ट्रेन होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी को इंक्रीज करता है और स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो एक ऐसा स्ट्रेन
एक ऐसा स्ट्रेन जिसके कारण हमारी एनर्जी इंक्रीज हो और जो हमारी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो, तो उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन और पिटजर स्ट्रेन में काउंट करते हैं। सभी स्ट्रेन, जितने भी स्ट्रेन होते हैं ना, वो यही होते हैं कि वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। वो क्या करते हैं? वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैं क्या स्टडी करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरा ये है भाई, ये CH3, ये CH3, ये मेरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। CH3, ये मेरा CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। कर रहे हो ना आप स्टडी, ठीक है ना, कर रहे हो। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन है भाई। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेन नहीं है। ये देखिए इससे 60 डिग्री एंगल दूर है। ये देखिए इसके सामने, इस CH3 के बिल्कुल सामने कुछ नहीं है, खाली स्पेस है, ये वाला ये दूर है HS, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, वंडरवाल इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, टॉर्सनल स्ट्रेन जिसको बोलता हूँ, ठीक है। तो इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में एनर्जी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हुई है भाई, डिक्रीज एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई है, यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो टॉर्सनल स्ट्रेन के कारण ये होता है भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। टॉर्सनल स्ट्रेन के कारण जनरली ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, ओके। तो आप सभी को पता है। अब अगर मैं आपसे ये जो एक्लिप्स फॉर्म थी, एक्लिप्स थी, स्क्यू एक्लिप्स थी, और ये जितनी भी फॉर्म थी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन है, बताइएगा। जैसे कि मेरी कौन सी फॉर्म थी भाई, सबसे पहली मेरी स्टेबल कौन सी थी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी थी, सबसे ज़्यादा एनर्जी थी कोई किस चीज़ की, फुल्ली एक्लिप्स की, फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है। उसके बाद किसकी थी, स्क्यू एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी थी, बताइए भाई किसकी थी। उसके बाद एनर्जी थी गोचे फॉर्म की, ठीक है। इसके बाद किसकी थी भाई, उसके बाद थी मेरी एंटी, जिसको मैं स्टैगर्ड फॉर्म बोलता हूँ, एंटी स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में होगा इसके हिसाब से, फुल्ली एक्लिप्स में, फिर स्क्यू एक्लिप्स में, फिर विगोचे में, फिर उसके बाद एंटी स्टैगर्ड में, ठीक है ना। ये किस में क्या है, ये स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन। जहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी पूछूं, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है ना। जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, ठीक है ना, वहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन में ना कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। ये क्या था भाई, ये हमारा कैसा स्ट्रेन था, ये हमारा स्ट्रेन था जिसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन या पिटजर स्ट्रेन, ठीक है ना, पिटजर, ठीक है, पिटजर या पिटजर बोलते हैं जनरली। मैं पर प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, पिटजर, मैं तो पिटजर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पिटजर स्ट्रेन या टॉर्सनल स्ट्रेन। इसके बाद हम जो स्टडी करते हैं किसको करते हैं, इसके बाद हम स्टडी करते हैं भाई एंगल स्ट्रेन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन, ठीक है। या फिर इसके बाद मैं इसको क्या बोलता हूँ भाई, बेयर स्ट्रेन, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ भाई, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आप बताइए मुझे, और क्या बोल सकते हैं, रिंग स्ट्रेन, ठीक है ना, एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन या फिर रिंग स्ट्रेन। तो सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा आप। अब जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, सुनिएगा भाई। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तो जो भी ये मेरे जितने भी स्ट्रेन होते हैं ना, बेयर स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, और ये कौन सा होता है, बेयर स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और रिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। कौन सा, बेयर स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन या मेरे सामने आ जाए बेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। ये तीनों एक ही टाइप के होते हैं, ये तीनों को मैंने एक को ही नाम दिया, ठीक है ना, बेयर, रिंग और एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना, इनको नाम दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ये एंगल स्ट्रेन, देखिए मेरा कार्बन जो है, जनरली जो मेरा कार्बन होता है वो कार्बन होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन कौन सा होता है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड, इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है भाई,
ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये रिंग में, ये हमारा जो कार्बन है वो रिंग में हो जाता है, ये रिंग फॉर्म कर लेता है। ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेरा कार्बन है वो कितना, भी वो टेट्राहेड्रल कार्बन ही है, यहाँ पर कार्बन टेट्राहेड्रल था लेकिन यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल है। तो इस रिंग के अंदर जो मेरा कार्बन के बीच में जो कार्बन ये एंगल है, ये इन दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है भाई, वो एंगल है मेरा 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर भाई सभी बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है 109 डिग्री एंगल, लेकिन यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंगल हो गया डिक्रीज, मेरा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया। लेकिन जो मेरा कार्बन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल जो है वो एक स्टेबल एंगल है, वहाँ पर वो इस स्टेबल एंगल के साथ एक स्टेबल फॉर्म, स्टेबल स्ट्रक्चर बना के रखता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो डिक्रीज हो गया, यहाँ पर जो एंगल है रिंग स्ट्रेन के कारण, बेयर स्ट्रेन के कारण, एंगल स्ट्रेन के कारण वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो गया मेरा एंगल। और डिक्रीज होने के कारण क्या हो गया, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, किसके कारण, एंगल स्ट्रेन के कारण या बेयर स्ट्रेन के कारण या रिंग स्ट्रेन के कारण वो क्या हो गया, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई और एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये कार्बन जो टेट्राहेड्रल फॉर्म है ये क्या हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल होने के कारण यहाँ पर स्ट्रेन आ गया इस रिंग के अंदर और ये डिक्रीज होगी इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई है, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद भाई इसी में हम क्या स्टडी करते हैं, एक होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, इसी में हम स्टडी करते हैं भाई किस चीज़ को, साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। फिर उसके बाद हम इसी में स्टडी करते हैं भाई साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए ये कार्बन क्या भाई टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री एंगल, यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री एंगल। तो आपको पता है जो टेट्राहेड्रल कार्बन है वो रहता है अभी वो कितने बॉन्ड एंगल में 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर तो एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 109 से अब वो हो गया ज़्यादा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गई इसकी स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन आ गया, यहाँ पर एंगल ज़्यादा वाला आ गया, यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो गया, रिंग का मतलब कि जो कार्बन का जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर बेयर स्ट्रेन आ गया, रिंग स्ट्रेन आ गया, ठीक है ना। एक प्रकार से यहाँ पर एंगल ज़्यादा होने के कारण एनर्जी मतलब कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर क्या हुआ, एंगल कम होने के कारण स्ट्रेन आ गया जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज होगी और जो हमारा स्टेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा एंगल जो है वो इंक्रीज हो गया, एनर्जी जो एंगल है वो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, और उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण जो मेरी स्टेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई एंगल ज़्यादा होने के कारण। इसीलिए हमारा साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, इसीलिए हमारा साइक्लोहेक्सेन क्या करता है भाई, हमारा साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर में ना रह के, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर में ना रह के वो अपने कन्फर्मेशन को चेंज कर लेता है, वो अपनी कन्फर्मेशन को चेंज कर लेता है, किस चीज़ में चेंज कर लेता है भाई, वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, वो एक चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। बिकॉज चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो जो एंगल 120 डिग्री होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो 109 डिग्री के लगभग आ जाता है, ठीक है ना। और 109 डिग्री पर हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन स्टेबल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बेयर स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है ना, याद है ना, आपको बता चुका हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, 60 डिग्री एंगल पर स्ट्रेन हो जाता है बहुत, वो जो लेस स्टेबल हो जाती है भाई, डिग्रीज हो जाती है स्टेबिलिटी। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो मेरा साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में जो मेरा एंगल के ये जो एंगल होता है ये कितना होता है भाई, 120 डिग्री एंगल होता है, ये जो एंगल है भाई ये कितना होता है, ये होता है 120 डिग्री एंगल, ठीक है ना। ये कितना होता है भाई, ये कितना होता है, ये होता है भाई एंगल 120 डिग्री एंगल, ठीक है ना। ये कितना होता है, ये एंगल होता है भाई 120 डिग्री, देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देख लीजिएगा, ये कितना होता है एंगल, ये एंगल होता है हमारा 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री एंगल होता है। और आप सभी को एक चीज पता है कि 120 डिग्री एंगल पर ये क्या है, 120 डिग्री एंगल पर ये लेस स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर। कौन सा, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर, जो मेरा साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, इसीलिए ये अपना कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है किस चीज़ में, चेयर फॉर्म में। ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाता है भाई, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है चेयर फॉर्म में। और चेयर फॉर्म में जो एंगल होता है ये 109 डिग्री के लगभग ही होता है,
109 डिग्री एंगल के लगभग हो जाता है। तो ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या कर लेता है, अपने आप की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होता भाई, इसीलिए हम बोलते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, वो चेयर फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो कौन सा होता है, चेयर फॉर्म होता है। तो अगर मेरे सामने आ जाए एक चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन और एक आ जाए प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो याद रखना स्टेबिलिटी हमेशा चेयर फॉर्म की ज्यादा होती है देन प्लेनर स्ट्रक्चर से। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके, याद रखना इस पॉइंट को। लेकिन अब हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन की। अब हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे भाई, अब हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन को। तो यहाँ पर हम जब साइक्लोहेक्सेन होता है, वो साइक्लोहेक्सेन जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, जब हमारा जो साइक्लोहेक्सेन वो चेयर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, वो चेयर फॉर्म अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करता है, डिफरेंट फॉर्म बनाता है, ठीक है ना। वो चेयर फॉर्म जो होती है, वो चेयर फॉर्म क्या करता है, वो चेयर फॉर्म बार बार अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करता रहता है। तो वो कन्फर्मेशन कौन कौन सी होती है, वो अब हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है ना भाई। अब हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे भाई, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो चेयर फॉर्म में मोर स्टेबल होता है, लेकिन वो चेयर फॉर्म में बनने के बाद, या हम बोल सकते हैं कि चेयर फॉर्म होती है वो अपनी कन्फर्मेशन को बार बार चेंज करता रहता है। जैसे कि मैंने किसमें बताया था आपको, जैसे कि मैंने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताया था कि एंटी से स्क्यू एक्लिप्स से गोचे से फुल्ली एक्लिप्स से गोचे से फिर स्क्यू एक्लिप्स, फिर एंटी, ठीक है ना। इसी प्रकार जो मेरी चेयर फॉर्म होती है वो अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करती है बार बार। तो क्या होती है वो देखिएगा, हम अब स्टडी कर रहे हैं भाई कन्फर्मेशन। अब हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कन्फर्मेशन को, ठीक है ना। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं भाई, अब हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन को। सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे कन्फर्मेशन। किस चीज़ को भाई, अब हम यहाँ पर कन्फर्मेशन को स्टडी करेंगे। किस चीज़ को, कन्फर्मेशन को। तो कन्फर्मेशन को किस प्रकार स्टडी करेंगे, देखिए हमारा जो साइक्लोहेक्सेन था वो किस चीज़ में चेंज हो गया भाई, वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी चेयर फॉर्म होती है ना, वो अपनी कन्फर्मेशन को बार बार चेंज करती रहती है, ठीक है ना। तो क्या होती है वो कन्फर्मेशन को स्टडी करते हैं। देखिएगा ये हमारी क्या होती है भाई, ये हमारी होती है कैसी फॉर्म, ये होती है हमारी कौन सी फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन होती है, ठीक है ना, चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद जो हमारी ये फॉर्म होती है वो होती है हाफ चेयर। कौन सी फॉर्म होती है भाई, हाफ चेयर। ठीक है ना, हाफ चेयर। देखिए कितना हो गया भाई, ये 1 2 3 4 5 6। एक मिनट रुकिएगा, हाफ चेयर ऐसे नहीं होती भाई, हाफ चेयर ये नहीं होती, हाफ चेयर अलग होती है। हाफ चेयर देखिएगा आप, हाफ चेयर थोड़ी डिफरेंट होती है। हाफ चेयर में क्या होता है देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। हाफ चेयर में आप ऐसे नहीं, ऐसे करिएगा। हाफ चेयर ऐसे नहीं होती, हाफ चेयर ऐसे होती है। हाफ चेयर ये होती है भाई, हाफ चेयर। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, हाफ चेयर में। हाफ चेयर के बाद ये क्या बनाता है, हाफ चेयर के बाद ये बनाता है भी बोट फॉर्म। कौन सा, बोट फॉर्म। क्या बनाता है, बोट फॉर्म के बाद फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में। किस चीज़ में भाई, ये बोट फॉर्म के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, सुनिएगा, ट्विस्टेड फॉर्म। बोट फॉर्म के बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है भाई, ट्विस्टेड फॉर्म में। अब ये ट्विस्टेड फॉर्म क्या होती है देखिएगा, ये होती है भी हमारी ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ये हमारी क्या होती है भाई, ये ट्विस्टेड फॉर्म होती है। देख लीजिए ध्यान से, इस ट्विस्टेड फॉर्म को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ट्विस्टेड फॉर्म अच्छे से आप अच्छे से देख लीजिए ट्विस्टेड फॉर्म को। ये क्या होती है हमारी, ये होती है ट्विस्टेड फॉर्म। अच्छे से बना लीजिए इसको, ट्विस्टेड फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिए। ट्विस्टेड फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिए। अब ये कौन सी होती है भाई, ये मेरी जो ट्विस्टेड फॉर्म होती है किस प्रकार होती है, ये देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए थोड़ा सा। ये होती है मेरी ट्विस्टेड फॉर्म। इसके बाद जो मेरी ट्विस्टेड फॉर्म बनती है वो इस प्रकार बनती है थोड़ी सी, ठीक है ना।
याद रखिएगा। जो मेरी ट्विस्टेड फॉर्म होती है वो इस प्रकार बनती है, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए ये इस प्रकार, ठीक है ना। ये मेरी कौन सी होती है, ट्विस्टेड फॉर्म। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये क्या होती है, मेरी ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक है ना। ये कैसी होती है भाई मेरी, ये होती है मेरी ट्विस्टेड फॉर्म। बना के देख लीजिए, ये ट्विस्टेड फॉर्म को आप बना के देख लीजिए अच्छे से। आप जो हमारी ट्विस्टेड फॉर्म है उसको बना के देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या होती है भाई, ये होती है हमारी कौन सी, ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक है ना। ये होती है हमारी ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी कौन सी होती है, ट्विस्टेड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट। मैं अभी वो लिखवाता हूँ सभी आपको। ट्विस्टेड बोट फॉर्म के बाद क्या होता है भाई, ट्विस्टेड बोट फॉर्म के बाद क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम होती है। ट्विस्टेड जो हमारी बोट फॉर्म होती है और जो हमारी ट्विस्टेड बोट होती है वो एक प्रकार से इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या बनता है, अगेन फिर हमारा कौन सा बनता है भाई, बोट फॉर्म बनता है, ठीक है। ये बोट फॉर्म बनता है, अगेन दोबारा क्या बनता है भाई, यहाँ पर अगेन बोट फॉर्म बनती है। बोट फॉर्म के बाद अगेन फिर क्या बनती है, हाफ चेयर बनती है। बोट फॉर्म के बाद फिर यहाँ पर अगेन क्या बनता है भाई, हाफ चेयर फॉर्म बनता है, हाफ चेयर, ठीक है। फिर हाफ चेयर के बाद क्या बनता है भाई, ये चेयर बनता है, कंप्लीट चेयर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। यहाँ हाफ चेयर के बाद ये कंप्लीट चेयर फॉर्म यहाँ पर फॉर्म अप हो जाती है, ठीक है। हाफ चेयर और ये क्या होता है, चेयर। तो सबसे पहली फॉर्म कौन सी है, चेयर फॉर्म। उसके बाद मेरी कौन सी है, हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर। फिर ये कौन सी है, बोट फॉर्म, ठीक है। ये कौन सी है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ठीक है, ट्विस्टेड बोट, ठीक है। ये कौन सी है, ये मेरी बोट फॉर्म। ये कौन सी है, हाफ चेयर, हाफ चेयर कौन सी होती है भाई, हाफ चेयर, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी है ये, हाफ चेयर। उसके बाद ये कौन सी है, चेयर फॉर्म, ठीक है। तो सुन लीजिएगा, अब ये है जो, ये है मेरी, जब मेरी साइक्लोहेक्सेन किस चीज़ में कन्वर्ट होती है भाई, जब मेरी साइक्लोहेक्सेन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जब मेरी साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। जब मेरी साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो चेयर फॉर्म कभी भी एक फॉर्म नहीं बना के रखती, वो चेयर फॉर्म बार बार अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करती रहती है। तो जो अपने वो जो चेयर फॉर्म होती है वो कन्फर्मेशन जो चेंज करती है, तो वो कन्फर्मेशन ये होती है भाई, जैसे कि मेरी न्यूमैन थी, वो अपनी कन्फर्मेशन को बार बार मतलब रोटेट करके चेंज कर रही थी, वैसे ही ये क्या करती है, फ्लिप होती है बार बार। ये जो चेयर फॉर्म होती है फ्लिप करके अपने आप की कन्फर्मेशन को बार बार चेंज करती रहती है, ठीक है। चेयर फॉर्म से किस में कन्वर्ट होती है भाई, चेयर फॉर्म से किस में कन्वर्ट होती है, ये हाफ चेयर में, हाफ चेयर से बोट फॉर्म में, बोट से ट्विस्टेड बोट, फिर ट्विस्टेड बोट से अगेन बोट, बोट से फिर ये हाफ चेयर, हाफ चेयर से फिर अगेन मतलब बोट से फिर हाफ चेयर से फिर चेयर, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है भाई, ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, यहाँ पर अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊँ आपको, स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है भाई मेरी कौन सी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद कौन सी होती है मेरी, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ये वाले ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट के साथ बाद भी बोट फॉर्म के बाद हाफ चेयर, ठीक है ना, याद रखना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊँ आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगवाएं, कौन सा, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, चेयर फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद ट्विस्टेड, उसके बाद कौन सा होता है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट के बाद बोट फॉर्म, फिर उसके बाद कौन सा होता है भाई, उसके बाद मेरा कौन सा होता है, हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है ना। नोट डाउन कर लेना भाई, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा मेरा, चेयर फॉर्म के बाद ट्विस्टेड बोट फॉर्म के बाद हाफ चेयर के बाद मेरा लास्ट में फाइनली का लास्ट में सॉरी ट्विस्टेड बोट के बाद बोट फिर हाफ चेयर, ठीक है ना। पहले चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, फिर उसके बाद हाफ चेयर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और अगर मैं एनर्जी का पूछा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी हाफ चेयर की। हाफ चेयर के बाद किसकी होगी भी सबसे ज़्यादा एनर्जी, बताइए। हाफ के बाद किसकी होगी, बोट फॉर्म की, बोट के बाद ट्विस्टेड बोट, फिर चेयर फॉर्म की, ठीक है ना। तो कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और आपके लिए इसमें एग्जाम्पल लेके आते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आएंगे। अब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपके मेनली जो आते हैं एग्जाम में वो एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, इस लेक्चर के इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। ओके, बाय।